हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू एग्जाम बी डेली बीपीडी एनालिसिस के आज के इस वीडियो में स्वागत है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे आज के सारे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है आपके लिए दो क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में छोड़ कर जाता हूं हमेशा, तो आपको उनके आंसर्स बताए होते हैं। तो कल के वीडियो में जो क्वेश्चंस थे उसका पहला क्वेश्चन क्या है, इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विथ which country in order to introduce the UPI pay now linkage linkage which is a digital payment system। अभी हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक कोलैबोरेशन किया है, यूपीआई पे नाउ लिंकेज का कोलैबोरेशन किया है, जो कि एक तरीके से डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत का है यूपीआई और उस कंट्री का है पे नाउ। इसके माध्यम से जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी को इजी करने के लिए कि लोग उस कंट्री में अपने यूपीआई के माध्यम से उधर जितने भी अकाउंट्स है वहां पे ट्रांजैक्शंस कर सके, इस पूरे के पूरे सिस्टम को इजी बनाने के लिए ये लिंकेज अभी हाल ही में कोलैबोरेट किया गया है, साइन किया गया है। और हमारे इंडिया का है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और वहां उस कंट्री का है कौन सा, पे नाउ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंगापुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। सिंगापुर कहां पे है आपका, सिंगापुर साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। कौन सा है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो कि आपका साउथ मतलब दक्षिण पूर्वी एशियाई देश साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। अब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की बात करते हैं तो इनका एक एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, लास्ट में क्या जाएगा एन, यानी कि नेशंस, तो क्या हो जाएगा आसियान। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो कि है आसियान। इस आसियान में कितनी कंट्रीज आती हैं, इसमें आती हैं आपके 10 कंट्रीज। कितने, 10 देश। और सारे के सारे देश कहाँ के होंगे आपके, ऑब्वियसली कहाँ के होंगे, दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होंगे। यहाँ पे आपको मैप दिखाई देगा, इस मैप में देखिए कौन कौन सी कंट्रीज की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका इस तरीके से एशिया है। ठीक है, एशिया में अगर आप ऐसे करके आएंगे तो ये हिस्सा साउथ, इधर का आएगा आपका ईस्ट और इसके बीच में क्या आएगा आपका साउथ ईस्ट। ठीक है, इधर इधर का एरिया, सॉरी ये वाला जो एरिया क्या जाएगा आपका साउथ ईस्ट। तो इसमें अब ये कंट्रीज कौन कौन सी ये मैं आपको बता देता हूँ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान, इसमें आती है टोटल 10 कंट्रीज। यह 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, यहां से शुरू करेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई और फिलीपींस। यहां से शुरू करेंगे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ये इंडोनेशिया है, यहाँ पे ब्रुनेई है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका फिलीपींस आएगा। तो ये 10 कंट्रीज जो कि किसमें आती हैं, आपकी आसियान कंट्रीज में आती है। यहाँ पे इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता, जहाँ पे कि आपको इसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यह है सिंगापुर। कहाँ पे है, बिल्कुल टिप पे, पोर्ट सिटी। कोई भी पोर्ट जब खराब होती है, देखिए यहाँ से कोई व्यापार करेगा अगर तो यहाँ से आएगा और यहाँ से होते हुए जाएगा, तो यहाँ पे जो गैप है ना ये बिल्कुल सिंगापुर के साइड में है। तो कोई भी शिप यहाँ से जाता है, सिंगापुर यहाँ से क्या लेता है, टैक्स लेता है। तो बिल्कुल टिप पे होने की वजह से, समुद्र के तट पे होने की वजह से इसका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि जो भी यहाँ से जाएगा इसको टैक्स चुकाएगा तभी जाकर के वो उधर जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ और सिंगापुर एक बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट देश है, जिसकी राजधानी क्या है, सिंगापुर सिटी है, यहाँ पे है बिल्कुल। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आगे बढ़ते हैं। और क्या दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन है द दैनिक दिनकल वाज द न्यूज़पेपर ऑफ विच कंट्री दैट वाज रिसेंटली हार्टेड फ्रॉम प्रिंटिंग। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर जिसको कि प्रिंट करने से इस देश में बैन कर दिया गया है, उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, दैनिक दिनकल। तो किस कंट्री का है, ये था आपका बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है, शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे तो जो रूलिंग पार्टी है इन्होंने इस दैनिक दिनकल जो न्यूज़पेपर है इसके प्रिंटिंग पे हार्ट लगा दिया, बैन लगा दिया, फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अभी यहाँ पे यह पेपर कोई भी प्रिंटिंग नहीं करेगा। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि कहाँ का ये अखबार है, तो दैनिक दिनकल बांग्लादेश का अखबार है, बांग्लादेश का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कोई इंपॉर्टेंट डेज होता है तो उसको देखते हैं, अगर नहीं है तो हम लोग बढ़ेंगे सीधे आगे अपने न्यूज की तरफ। और सबसे पहले न्यूज क्या आएंगे आपकी, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल न्यूज। ठीक है, तो देखते हैं नेशनल न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट बना है। पहली न्यूज है, इंडिया विथड्रॉज
फ्रॉम वोटिंग इन यूएन जनरल असेंबली। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में वोटिंग हुई। अब वोटिंग क्यों हुई ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे इंडिया ने खुद को क्या कर दिया है, एब्सटेन किया, अभी उसमें भाग नहीं लिया है। 3 वोटिंग्स हुई, उन तीनों वोटिंग से यहाँ पे इंडिया ने अपने आप को एब्सटेन रखा। अभी वोटिंग क्यों हुई यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, 24 फरवरी को ये हुई थी। क्यों हुई थी, इस पहले बात तो जो रेजोल्यूशन पास किया गया, तो रेजोल्यूशन का नाम क्या है, लास्टिंग पीस। इस रेजोल्यूशन को लेकर के वोटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया ने इससे अपने आप को साइड कर लिया, यानी कि अभी यहाँ पे अनुपस्थित रहने का निर्णय लिया इंडिया ने। वोटिंग क्यों हुई थी, जो रसिया यूक्रेन वॉर हुई थी उसमें रसिया को इस युद्ध से पीछे हटना चाहिए, रसिया मस्ट रिमूव इट्स आर्मी फोर्सेज एंड लीव यूक्रेन, ऐसी कुछ बात चल रही थी। तो मतलब बेसिकली रसिया और यूक्रेन का साइड लेने वाली बात है, किसी भी एक की साइड। तो इसमें इंडिया ने क्या किया, वर्तमान में इससे खुद को एब्सटेन कर लिया है। इंडिया ने किसी भी कंट्री के पक्ष या फिर विपक्ष में अभी यहाँ पे वोट नहीं किया है। रेजोल्यूशन क्या है, लास्टिंग पीस, जिसका मेन मकसद है, जो कहता क्या, स्टेटेड दैट रसिया मस्ट रिमूव इट्स आर्मी फोर्सेज एंड लीव यूक्रेन, रसिया को यूक्रेन से अपनी आर्मी फोर्सेस को रिमूव कर देना चाहिए और वहां से पीछे हट जाना चाहिए। यह लास्टिंग पीस जो रेजोल्यूशन इसको स्टेट करता है, इसका कथन यह है। इंडिया इज कमिटेड टू मल्टीलेटरलिज्म, इसमें इंडिया का कहना है कि इंडिया मल्टीलेटरलिज्म पे विश्वास रखता है, मतलब कि वह क्या करता है, इंडिया डायलॉग और डिप्लोमेसी आर द बेस्ट टू अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, से किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे करने हैं या संबंध बना के चलना है तो उसके लिए वार्तालाप और डिप्लोमेसी, ये 2 बेस्ट सॉल्यूशंस होते हैं, तो बेस्ट ऑप्शंस हैं जिसके तहत हम लोग ये की सारी चीजें कर सकते हैं। मल्टीलेटरलिज्म को ही वहां पे इंडिया सपोर्ट करता है, तो इसके चलते ही इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे इससे एब्सटेन कर लिया, अपने आप को पीछे हटा लिया है। क्या नाम है इसका, लास्टिंग पीस रेजोल्यूशन। अब बात चली थी यूएन की। यूनाइटेड नेशंस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 में खत्म हुआ था, तो उसके बाद ऐसी वॉर्स को फ्यूचर में प्रिवेंट किया जाए, ऐसी वॉर्स दोबारा से ना हो जिसमें कि किसी भी कंट्री की, बेसिकली हर कंट्री वो भी उसमें इन्वॉल्व रहती है, हर कंट्री की बहुत क्षति होती है, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या सोशली, आप कैसे भी देखेंगे तो हर देश में क्या हो जाता है, पीछे चले जाता है। तो इन सभी क्षतियों से बचने के लिए कि आगे से ऐसे वॉर्स को प्रिवेंट किया जाए, तब एक जो उस टाइम विश्व के बड़े बड़े देश थे उन्होंने इस डिसीजन लिया कि एक हम लोग ग्रुप की स्थापना करते हैं, तो उसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस, यानी कि यूएन रखा गया। 24 अक्टूबर 1945 में इस ग्रुप की स्थापना हुई थी, इस उद्देश्य के साथ कि फ्यूचर में ऐसे वॉर्स को प्रिवेंट किया जाए और वर्ल्ड पीस को कायम किया जाए। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क में है और एंटोनियो गटरेस इसमें वर्तमान इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। वर्ल्ड बैंक भी एक है, वर्ल्ड बैंक, उसके जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में कौन है, डेविड मालपास। लेकिन डेविड मालपास क्या है, अब रिजाइन कर जाएंगे 30 जून 2023 को, उनका कार्यकाल 2024 में खत्म होगा, लेकिन वो अपने कुछ फेलियर्स के चलते 30 जून 2023 को ही क्या कर देंगे, रिजाइन कर देंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे 1 साल पहले। जब अभी क्या होगा, फाइनेंशियल ईयर पूरा होगा वहां पे वर्ल्ड बैंक का, जो कि 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक होता है उसमें। ठीक है, तो वो वर्ल्ड बैंक था। वर्ल्ड बैंक के लिए जो बाइडेन, जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं यूएस के, उन्होंने एक इंडियन है जिनका नाम उसमें क्या किया है, सजेस्ट किया, नॉमिनेट किया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि इनके बाद अगर वो अपॉइंट होते हैं तो उनको, जो कि इंडियन है, उनको वहां पे क्या बनाया जाएगा, वहां का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा अजय बांगा, AB। ठीक है, अजय बांगा उनका नाम है। ये है, इसमें रसिया की बात चल रही थी, रसिया जिसकी राजधानी मॉस्को है और करेंसी यहाँ की रूबल, रशियन रूबल या फिर रूबल है, और यूक्रेन इसकी राजधानी कीव और प्रेसिडेंट कौन है, वोलोदिमिर जेलेंस्की है। यहाँ के कौन है, व्लादिमीर पुतिन है रसिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या न्यूज है इसमें इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। इंटरनेशनल यानी कि अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय से क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है, FATF यानी कि फाइनेंशियल क्राइम वॉचडॉग FATF सस्पेंडेड रशियास मेंबरशिप। अगेन रशिया को लेकर के ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि पूरे विश्व में कौन देश कहाँ पे टेररिस्ट को मनी सप्लाई कर रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, या फिर कहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है, तो जितने भी फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती हैं इन चीजों पे नजर रखता है कौन, FATF, और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर हर कंट्री को क्या करता है, वो अपनी लिस्ट में डालता है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इस तरीके से। तो FATF ने हाल ही में क्या किया है, रशिया को उसकी मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है वर्तमान में। ठीक है, रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। अगेन रीजन क्या,
वॉर ओवर यूक्रेन के ऊपर हमला करने, इन्वेट करने की वजह से यहाँ पे इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इतना सा इसका रीजन है। और इसमें क्या था, अब FATF का कहना यह है कि रशियाज एक्शंस वर अनएक्सेप्टेबली रन काउंटर टू FATF's कोर प्रिंसिपल, यानी कि FATF के जो भी कोर प्रिंसिपल, उसके मूलभूत जो सिद्धांत है, उसके खिलाफ रसिया के एक्शंस क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है हमारे लिए। दे आर बीइंग रन एंड अनएक्सेप्टेबल, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये इसके मूलभूत सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है, जिसके चलते हम लोग क्या करेंगे, इसको सस्पेंड कर रहे हैं। और जो इनके मूलभूत सिद्धांत हैं, दे एम टू प्रमोट सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड इंटीग्रिटी, ये पूरे विश्व में जो विश्व ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो पूरे विश्व का वित्तीय प्रणाली है, उसको सिक्योर करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और उसको सिक्योरिटी प्रदान करना चाहते हैं, सेफ्टी प्रदान करना चाहते हैं। इन सभी प्रिंसिपल के खिलाफ रसिया के एक्शंस चल रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग FATF से अभी इसकी रसिया की मेंबरशिप को सस्पेंड कर रहे हैं। एक बात ध्यान देंगे, हालांकि रशियन फेडरेशन अभी भी ग्लोबल नेटवर्क का इसमें मेंबर बना रहेगा। जो FATF का ग्लोबल नेटवर्क है, उसका मेंबर अभी रसिया बना रहेगा। ये बात भी यहाँ पे इनको बताई गई है, ठीक है। एज एन एक्टिव मेंबर ऑफ द यूरेशियन ग्रुप, यानी कि यूरेशियन जो ग्रुप है, यूरेशियन ग्रुप का जो ग्लोबल नेटवर्क है, उसका भी एक्टिव मेंबर बना रहेगा, लेकिन इसकी मेंबरशिप को भी वर्तमान में क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे, साउथ अफ्रीका एंड नाइजीरिया हैव बीन प्लेस्ड ऑन अ ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग्स ग्रे लिस्ट। साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया, इन दोनों को इसकी ग्रे लिस्ट में अभी हाल ही में क्या किया गया है, इनको स्थान दिया गया, प्लेस किया गया यहाँ पे, डिनोटिंग नेशंस विथ शॉर्टकमिंग्स इन टैकलिंग इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज, कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल जो यहाँ पे पैसा है वह कहाँ जा रहा है, मतलब इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं पे वहाँ पे उसका यूज किया जा रहा है, तो उसको टैकल करने में कहीं ना कहीं इसमें कमी है इन दोनों देशों में भी। तो इसके चलते इसको क्या किया गया है, ग्रे लिस्ट में डाला गया है। अ मूव दैट स्कार्स देयर इंटरनेशनल रेपुटेशन एंड मे रेज कॉस्ट्स फॉर बैंक्स एंड एसेट मैनेजर्स, मतलब इसकी वजह से क्या होगा, जब ग्रे लिस्ट में जाएंगे तो रेपुटेशन इनकी खराब होगी ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ पे जब भी किसी के पास लोन लेने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी वैश्विक संस्थाएं होती हैं, इनको लोन देने से मना भी कर सकते हैं, यानी कि लोन देने से हिचकिचाएंगे। लेकिन देखते हैं कि इसमें आगे साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया क्या करते हैं। साउथ अफ्रीका कहाँ पे, आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसको बोलते हैं मानव जाति का पालना। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल सदर्न हिस्से में चले जाएंगे, वहां पे साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हमारे महात्मा गांधी जी गए थे, वहीं से वापस आए थे, 9 जनवरी को वापस आए थे। तब हम लोग उसे मना 1912 को, तो उसे हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व NRI डे मनाते हैं, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस डे उस दिन मनाया जाता है, ठीक है। NRI डे 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो साउथ अफ्रीका में, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड देश अगर आप बोलेंगे तो वो कौन है, साउथ अफ्रीका ही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। नाइजीरिया भी उसी कॉन्टिनेंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। आतंकवाद से पीड़ित है नाइजीरिया, यहाँ पे गरीबी है बहुत ज्यादा इस नाइजीरिया में, ठीक है। यहाँ पे एक नदी बहती है, अगर आप लोग बता सकते हैं इसका नाम क्या है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए, मोरक्को एंड कंबोडिया वर टेकन ऑफ द लिस्ट आफ्टर इंप्रूविंग देयर कंट्रोल्स, और ग्रे लिस्ट से मोरक्को और कंबोडिया को यहाँ से हटा दिया गया है। मोरक्को कहाँ पे है आपका, मोरक्को भी आपका इस अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही है। और मोरक्को जो कंट्री है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इब्ने बतूता भारत आया था। और इब्ने बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से। मोरक्को के बाद क्या है, मोरक्को, रबाट, इस तरीके से कंट्रीज है। और इसी इलाके में सहारा मरुस्थल भी फैला हुआ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। एक बार आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, अगर मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे मैप में तो, ठीक है। अगर आपको देखने के लिए मिलेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट मैप निकाल देते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे रहा मैप, यहाँ पे रहा आपका मैप। और मैप में अगर आप देखेंगे, एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका है ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे वेस्टर्न सहारा, इसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा मोरक्को, ठीक है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, मोरक्को। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मोरक्को, ट्यूनीसिया, इस तरीके से कंट्री है, लिबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, ये जो कंट्रीज है ना, यहाँ पे इन कंट्रीज में फैला हुआ आपका सहारा मरुस्थल। इनको बोलते हैं क्या, सहारन कंट्रीज बोला जाता है इन कंट्रीज को। इसके नीचे ही कंट्रीज सब सहारन कंट्रीज आती है। और उन सब सहारन कंट्रीज में कौन आता है, आपका नाइजीरिया, जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। यहाँ पे है नाइजीरिया और यहाँ पे आपका मोरक्को। इस मोरक्को से ही तो कौन आया था आपका, इस मोरक्को से ही आया था इब्ने बतूता, ठीक है, जो हिस्ट्री में आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा। उसके बाद एक और कंट्री की बात कर रहे थे, कौन सी कंट्री,
जिसका नाम है यहाँ पे कंबोडिया, जो आपको साउथ ईस्ट एशियन नेशन में देखने के लिए मिलेगी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे है कंबोडिया। यहाँ पे कंबोडिया क्यों फेमस है, कंबोडिया किस लिए फेमस है, कंबोडिया में कुछ है क्या, अंकोर वाट का मंदिर देखने के लिए आपको मिलेगा, कहाँ पे, कंबोडिया में। ठीक है, अंकोर वाट का मंदिर। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाती है, और बीच में कुछ मिलेगा तो आपको बताते रहूंगा। ठीक है, कहाँ पे थे हम लोग थे यहाँ पे। अब देख लेते हैं FATF के बारे में। FATF मैंने आपको बता दिया। FATF क्या करता है, FATF का मेन काम है एक जो कि 1989 में इसको फाउंड किया गया था G7 नेशंस के द्वारा। मतलब इसका मेन काम मनी लॉन्ड्रिंग से कॉम्बैट करना है और वहाँ पे इन चीज़ों को स्टेबिलिटी बनाए रखना है। लेकिन बाद में 2001 में टेररिज्म फाइनेंसिंग पे ध्यान रखना भी इसका एक काम बना दिया गया, रख दिया गया। ठीक है, तो ये सारे काम यहाँ पे करता है। फ्रांस के पेरिस में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और टी राजा कुमार वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट देखने के लिए मिलेंगे। FATF के हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय पेरू इन व्यू ऑफ सडन डेंगू अटैक। डेंगू अटैक की वजह से पेरू, जो कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका, उसमें है पेरू कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको, जो आपका साउथ अमेरिका उसके ऊपर वेस्ट साइड में ऊपर देखने के लिए मिलेगा आपको पेरू। ठीक है, तो पेरू में क्या है अभी आपका हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर की गई है। क्यों की गई, डेंगू के चलते। अब डेंगू के बारे में 2-3 चीजें जान लेते हैं। डेंगू जो होता है मच्छर या मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है। मादा मच्छर काटती है तब जाके क्या होता है आपका, डेंगू होता है। और डेंगू जिस मच्छर के काटने की वजह से, पहली बात तो ये वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है, और मच्छर काटता है तब होता है। और जो मच्छर काटता है उसका नाम क्या है, एडिस इजिप्टी। ठीक है, एडिस इजिप्टी इस मच्छर का नाम होता है। एडिस इजिप्टी नाम का एक मच्छर है, मॉस्किटो है, जिससे काटने से क्या होता है आपका, डेंगू फैलता है। इसमें जो वायरस है उस वायरस का नाम क्या है, डेनवी। ठीक है, डेनवी वायरस से क्या होता है आपका, डेंगू फैलता है। तो यहाँ पे जो साउथ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे 11,500 केसेस देखे गए और 16 डेथ हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे मेडिकल या फिर हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे लगा दी गई है। एन इमरजेंसी हैज बीन रिलीज्ड विच विल कंटिन्यू फॉर 90 days, जो कि अगले 3 महीने तक यहाँ पे रहेगी। A significant increase of 72% has been seen since 2022. The emergency was declared on February 23 in 13 departments operating in the country's north south. इतना समझ लीजिए कि 90 दिन के लिए वहां पे हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में कहाँ पे लगाई गई है, तो पेरू में लगाई गई है। अब पेरू में क्या फेमस है, पेरू के माचू पिच्चू बहुत फेमस है। 3 तरीके की मानसूनी धाराएं यहाँ पे बहती हैं, शुष्क भी है, गर्मी भी है। ठीक है, 3 तरीके की है यहाँ पे मानसूनी धाराएं इस पेरू कंट्री में। और क्या जानेंगे इसके बारे में। अब इमरजेंसी की बात चल रही है, तो इमरजेंसी से एक चीज ध्यान में रख सकते हैं, कल FCAT का एग्जाम हुआ था, वहां पे क्वेश्चन भी आपसे आया था कि प्रेसिडेंट रूल कितने आर्टिकल में है, तो 356 में है। 352 में, हमारे भारतीय संविधान के 352 में जो इमरजेंसी है वो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय इमरजेंसी है, और 360 है जहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी की बात करते हैं हमारे भारत में। प्रेसिडेंट रूल 356 में, ये क्वेश्चन आपसे बना था कल के एग्जाम में। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसमें हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। पेरू की राजधानी लीमा है और पेरुवियन सोल यहाँ की क्या है, करेंसी है। स्टेट्स, उत्तराखंड गवर्नमेंट इंक्ड डील फॉर रोपवे एट यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री उत्तराखंड में धाम, गंगोत्री यमुनोत्री, केदारनाथ बद्रीनाथ। जो यमुनोत्री धाम है यहाँ पे रोप वे के लिए डील किया है किसने, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 कंपनीज के साथ, प्राइवेट फर्म से, SRM इंजीनियरिंग और FIL इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, इन 2 कंट्रीज के साथ MOU साइन किया गया, इंक किया गया। यमुनोत्री धाम में रोप वे खुलेगा और वह एक मोनो केबल डिटैचेबल रोप वे होगा, जिसकी लेंथ कितनी होगी आपकी, जिसकी लेंथ होगी, कहीं लिखी थी मैंने, 3.38 किलोमीटर। ठीक है, 3.38 किलोमीटर लंबाई है रोप वे आपका देखने के लिए मिलेगा यमुनोत्री धाम में। कितनी हाइट पे, 10,000 फीट की हाइट पे, जो कि गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड के 2 रीजन, एक कुमाऊं एक गढ़वाल। कुमाऊं में 6 डिस्ट्रिक्ट्स, गढ़वाल में 7 डिस्ट्रिक्ट्स। तो उन्हीं गढ़वाल में से एक गढ़वाल रीजन में क्या आता है आपका, यमुनोत्री धाम आता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, इतना ही आपको इसमें पढ़ना था। उत्तराखंड, इसकी राजधानी देहरादून, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है इसमें, द महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा टू होस्ट
Y20 इंडिया समिट, यूथ 20 जो कि G20 की एक ब्रांच है, उसकी समिट होगी। कहाँ पे होगी? वडोदरा में होगी, इतना को याद रखना है। कि इसकी थीम क्या रहेगी, किस बारे में रहेगी? क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये इसकी थीम है। क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, इसको लेकर के ये थीम के साथ Y20 समिट होगी। कहाँ पे? वडोदरा में, गुजरात में है वडोदरा, ठीक है। वडोदरा कहाँ पे? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो। G20 की बात चल रही है। G20 क्या है? 20 मेंबर्स का एक ग्रुप है जिसमें 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में इटसेल्फ 27 कंट्रीज आती है। तो टोटल कंट्रीज कितनी हो जाएंगे? अगर आपको कंट्रीज गिननी है तो इंडिविजुअली 19 + 27 हो जाएंगे, लेकिन मेंबर्स कितने? 20, जिसमें 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन होगा। 26 सितंबर 1999 को G20 की स्थापना की गई थी। ग्रुप ऑफ 20 को बोला जाता है, G7 को एक्सटेंड करके इसको किया गया था। उसके बाद इसमें और क्या है? और कुछ भी नहीं है। इसके वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको कर रहे हैं, ठीक है। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनको लेकर के यह ग्रुप काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। 1919। रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। असहयोग आंदोलन 1919 में हुआ था। और क्या हुआ था 1919 में? प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड द्वारा की गई थी। और क्या हुआ था 1919 में? हुआ होगा बहुत कुछ, फिलहाल इतना याद आ रहा है। इसके हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। DG इसके गिलबर्ट वांगबो, इसमें भी डायरेक्टर जनरल है। न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि जो वर्तमान में हमारे कैग हैं, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी गवर्नमेंट है उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर, इन सबको ऑडिट करते हैं। कितनी इनकम करी, कितनी एक्सपेंडिचर करी, पैसा कहाँ खर्च किया, इसको जो ऑडिट करते हैं उनका नाम, उसको बोलते हैं कैग। 148 में इनके बारे में बताया गया, 148 में। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो वर्तमान में कैग हैं, इनको सिलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द ILO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इनको सिलेक्ट किया गया है 4 साल के टर्म के लिए, 2024 से लेकर के 2027 तक ये वहां पे सिलेक्ट हैं उस चीज के लिए, ठीक है। वर्तमान में जो कैग हैं करंटली द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ, वर्तमान में किस किस के एक्सटर्नल ऑडिटर हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन 2020 से 23 तक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO 2025 तक, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 2022-2027 तक, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स 2021 से 2023 तक, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 2020 से 2022 तक इसके एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में ये रहे हैं या फिर इनमें रहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अब कहाँ के बन जाएंगे? ILO के भी बन जाएंगे, ठीक है। इतनी न्यूज इंपॉर्टेंट बनी है, आगे बढ़ते हैं। अब है ऑबिचुअरीज, जिसमें नाम है कनक रेले। कनक रेले जो कि एक डांसर, इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है कनक रेले की, जो कि क्लासिकल डांसर थी। फर्स्ट गुरु गोपीनाथ नेशनल पुरस्कारम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला इनको दिया गया था, ठीक है। द इंडियन डांसर वाज ऑनर्ड विद वेरियस प्राइजेस एंड अवार्ड्स इंक्लूडिंग पद्मश्री 1989 में दिया गया इनको, पद्म भूषण 2013 में दिया गया। इस तरीके से इनको अवार्ड दिए गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है कनक रेले जो कि क्लासिकल डांसर है, ठीक है। इतना ही आपको इसमें जानना था, आगे बढ़ते हैं। स्पोर्ट्स से न्यूज इंपॉर्टेंट, एक लाइन की न्यूज, सर्जियो रैमोस। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बस इससे ज्यादा नहीं जानेंगे। स्पेन के हैं, स्पेनिश फुटबॉलर हैं सर्जियो रैमोस। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है अपने यहाँ की नेशनल टीम, यानी कि स्पेन से खेलते थे, अब नहीं खेलेंगे। तो इन्होंने डेब्यू कब किया था अपना? 2005 में किया था। अभी इन्होंने अपना रिटायरमेंट यहाँ से घोषित कर दिया है या डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस, इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दें, देखते हैं कितने लोग देंगे इसके आंसर्स को। अ बेल इन ऑनर ऑफ लेट CDS बिपिन रावत, जो कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे CDS बिपिन रावत, पहले CDS। इनकी अभी इनके ऑनर में एक बेल लगाई गई है। कौन से देश में लगाई है? जो उस देश में एक मंदिर है श्री मुक्तिनाथ मंदिर या टेम्पल, तो किस देश में है जहां पे इनके सम्मान में एक बेल लगाई गई है? आपको बताना है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस या नन ऑफ द अबव, ठीक है। सेकंड, नितिन गडकरी जी ने अभी हाल ही में एक दिव्यांग पार्क खोला है, इसको इनॉग्रेट किया है, जो कि विश्व का सबसे
लंबा सबसे बड़ा आपका रहेगा एक दिव्यांग पार्क, जिसका नाम है अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। किस स्टेट में खुला है, कहाँ पे है, ये आपको बताना है इनमें से, ठीक है। वहाँ के ऑरेंज भी फेमस हैं, ठीक है, यहाँ के ऑरेंज भी, जहाँ पे ये बात करें यहाँ पे ऑरेंज फेमस है, ठीक है। यहाँ पे मैंगोज की एक स्पीसीज पाई जाती है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑरेंज फेस्टिवल लेकिन नागालैंड में होता है, इसको ध्यान रखेंगे, नागालैंड में होता है, लेकिन यहाँ के ऑरेंज फेमस हैं। अब बताइए कहाँ की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट था एक इंपॉर्टेंट काम, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल एसएससी भी इसको ज्वाइन कर लेना है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपको यहाँ पे मिलते रहती हैं, क्वेश्चन क्विज या इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिसमें अभी वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लेंगे, ठीक है, वाईटी चैनल भी, और कर लेंगे बेल आइकन, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें, कुछ भी आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो आप सभी के आने वाले एग्जाम्स के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। कोई आप सुझाव रहते हैं वीडियो को लेकर के आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, उनको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई मैं करूंगा और फिर हम उस पर सुधार करेंगे, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बी 50% फास्टर। थैंक यू ऑल।